इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर है, भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो उत्तर है, लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो उत्तर है, शून्यकाल भारत की देन है। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? तो उत्तर है, 1989 ईस्वी में गठन हुआ। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है, 7 थी। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो उत्तर है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला प्रश्न है, समता व समानता का अधिकार का वर्णन किस संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक में किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? समता और समानता का। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक में मिलता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक में मिलता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 32 में मिलता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 52 के तहत। अगला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो उत्तर है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है, 11 है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? तो उत्तर है, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो उत्तर है, भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है, भारत का महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक रहता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर है, महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 165 में। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है, अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्ति होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? तो उत्तर है, महाधिवक्ता कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो उत्तर है, भारत की न्याय व्यवस्था इकाहरी और एकीकृत है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उत्तर है, विधान परिषद होता है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? तो उत्तर है, 1/3 होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? तो उत्तर है, कम से कम 40 होनी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर है, 7 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं? पहला है बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो उत्तर है, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो उत्तर है 1/3 सदस्य। अगला प्रश्न है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? तो उत्तर है राज्यपाल को है। अगला प्रश्न है किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उत्तर है 500। अगला प्रश्न है वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? तो उत्तर है कम से कम 60 सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 332 के तहत। अगला प्रश्न है विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? तो कम से कम 1/10 का उपस्थित होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है यूटी दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। नोट देखते हैं यहाँ पर अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दिल्ली व पुदुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर है समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो उत्तर है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो उत्तर है अनुच्छेद 249 के तहत। अगला प्रश्न है सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो उत्तर है केंद्र राज्य संबंध से है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 263 के तहत। अगला प्रश्न है पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है जून 1990 में की गई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? तो उत्तर है कम से कम 3 बार की जा सकती है। अगला प्रश्न है योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न है कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? तो उत्तर है नीति आयोग। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? तो उत्तर है के संथानम ने दिया था। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1952 से 1957 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है केसी नियोगी थे। अगला प्रश्न है दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1957 से 1962 ईस्वी तक थी। अगला प्रश्न है दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है के संथानम थे। अगला प्रश्न है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 2013 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 2015 से 2020 तक। अगला प्रश्न है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है YV रेड्डी थे। अगला प्रश्न है तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1962 से 1966 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है AK नंदा थे। अगला प्रश्न है चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1966 से 1969 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर PV राजमन्नार थे।
अगला प्रश्न है पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1969 से 1974 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है महावीर त्यागी थे। अगला प्रश्न है छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1974 से 1979 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है छठे वित्त आयोग की अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है पी ब्रह्मानंद रेड्डी थे। अगला प्रश्न है सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1979 से 1984 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है जेपी सेलट थे। अगला प्रश्न है आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1985 से 1989 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है वाई पी चौहान थे। अगला प्रश्न है नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1989 से 1995 ईस्वी तक। अगला प्रश्न नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है एन के पी साल्वे थे। अगला प्रश्न है 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 1995 से 2000 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है केसी पंत थे। अगला प्रश्न है 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है 2000 से 2005 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है प्रोफेसर ए एम खुसरो थे। अगला प्रश्न है 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो सन 2005 से 2010 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर सी रंगराजन थे। अगला प्रश्न है 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो उत्तर है सन 2010 से 2015 तक। अगला प्रश्न है 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर विजय एल केलकर थे। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो उत्तर है 1926 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है 25 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? तो उत्तर है भारतीय निर्वाचन आयोग को है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? तो उत्तर है केरल राज्य में सन 1982 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? तो उत्तर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उत्तर है शेर है। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर है सन 1939 ईस्वी में। मिलते हैं अगली क्लास में।